क्या वॉर एक नया नॉर्मल बन चुका है? वो सोच रहे हैं कि ठीक है, उनको उन पे बॉम्ब डालते जाएंगे और अंत में वो कहेंगे ठीक है, हम सरेंडर करेंगे। ये अमेरिका पे काबू कैसे रखेंगे? दुनिया थोड़ा और भी खतरनाक हो रहा है। एलएनजी बनाने वाले प्लांट पर हमला हुआ है और लोगों का कहना है कि काफ़ी डेकेड्स तक, काफ़ी सालों तक हम शायद इसकी भरपाई भी ना कर पाए। ये बहुत ही गलत तरीके, गलत दिशा में जा रहा है कि एक दूसरे के ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को खत्म कर रहे हैं। वॉर में जब भी ऑयल की, गैस की बात आती है तो अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान को खत्म करें, लेकिन अगर अमेरिका की ओर देखेंगे, फिर इसको लेकर मैं भारत सरकार के रिस्पॉन्स पर भी आना चाहूंगी। हमारा जो लीडरशिप है वो कम होता जा रहा है दुनिया में। हम चुप रहे काफी देर के लिए। क्या वो ठीक था? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक वरदान है, एक अभिशाप है, एक एक्सपेरिमेंट है या एक होप है? दुनिया में नियम थे। डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ने सब नियम को तोड़ा है। आजकल लगता है कि रात में डोनाल्ड ट्रंप जी उठते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये करूँगा, और फिर अपने जो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं और अगले दिन वो पॉलिसी बनता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि इस वॉर से तो और पता चलता है कि हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल टोटली आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ऑटोनोमस ना होकर अभी यूएस के प्रेशर में आके एक्ट कर रही है। क्या हम खिड़की के बाहर सारे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको फेंकें? आज मैं एक ऐसी शख्सियत से बात कर रही हूँ जिनका इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है उसको कुछ शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। वो सरकार के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और नोटबंदी हो या ट्रंप के टैरिफ्स, कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला होता है लोगों को जानना होता है कि उनकी क्या राय है। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गवर्नर जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में दिखे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आई एम रघुराम राजन एंड आई डू व्हाट आई डू। गुड इवनिंग डॉक्टर राजन, वेलकम टू द ललन टॉप। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस टुडे। सर सबसे पहले मैं एक ऑब्वियस क्वेश्चन से शुरू करूंगी। वॉर, क्या वॉर एक नया नॉर्मल बन चुका है? क्योंकि जब ट्रंप के टैरिफ्स आए थे लास्ट ईयर तो लग रहा था कि अनसर्टेनिटी इतनी ही होगी या फिर ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन देन कम्स 2026 जिसमें वेनेजुएला हुआ, फिर ईरान के साथ चल रहा है और फिर क्यूबा की बात हो रही है। इज वॉर द न्यू नॉर्मल? नहीं, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि न्यू नॉर्मल बन गया है, इसलिए कि मेरे ख्याल में इस वॉर, इस जंग के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, और ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो उनको ये मालूम पड़ेगा कि वो कुछ ही कांट डू एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल में इससे सीखेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हाँ हम वॉर शुरू करेंगे, इनका लीडरशिप खत्म करेंगे, और उसके बाद वेनेजुएला की तरफ वो आ जाएंगे हमारे पास और कहेंगे कि बंद करो, हम आपके गुलाम बन जाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ। और अब सोच रहे हैं कि इसको खत्म कैसे करेंगे। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, उनको उन पे बॉम्ब डालते जाएंगे और अंत में वो कहेंगे ठीक है, हम सरेंडर करेंगे। लेकिन वो नहीं हो रहा है। तीन हफ्ते हो गए बॉम्ब डालते रहे अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है अमेरिका में, पूरे दुनिया में, और महंगाई से लोग संतुष्ट नहीं है इसके साथ, और कह रहे हैं कि ये महंगाई कहाँ से आई, हम इस जंग में क्यों हैं। और मेरे ख्याल में ये जो राजनीतिक दबाव आएगी एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके कारण वो सोचेंगे कि इस जंग को कैसे खत्म करेंगे। अब तो सोच रहे हैं कि उनका सत्यानाश करके ही खत्म करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनोसेंट पीपल मर जाएंगे इसके कारण। तो मेरे ख्याल में कुछ और उपाय सोचेंगे।
सर आपने अभी बात करी जंग के बारे में, एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये एक मिलिट्री जंग ही है, क्योंकि अगर हम सतह पर देखें तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऑयल के बारे में भी उतनी है, ये डॉलर के बारे में, ये पेट्रो डॉलर के बारे में उतनी ही लग रही है। सो क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री वॉर है? अगर आप इसके काफी साइड्स हैं, और आप एक साइड से देखेंगे तो ये ऊर्जा के बारे में है, आप दूसरे साइड से देखेंगे तो ये तो इजराइल का एग्जिस्टेंस के बारे में है, और तीसरे साइड से देखेंगे तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जंग जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और इसको खत्म करने में काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा अमेरिका में और बाकी देशों में। लेकिन जब खत्म हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इसके साथ, क्योंकि एक तो लोग सोचेंगे कि ये अमेरिका पे काबू कैसे रखेंगे कि एक और नया जंग न शुरू करें, और लोग ये भी सोचेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि तेल का जो आपूर्ति है वो कम होता जा रहा है, तो सोचेंगे कि हम कहाँ से ये सप्लाईज कहाँ से अरेंज करेंगे आगे में। अगर इंडिया में हो तो आप ये सोचेंगे कि हमारा ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो काफ़ी है क्या, उसको बढ़ाएं क्या हम और देशों के साथ समझौता करें। अभी रशिया के साथ हमने समझौता किया कि उनसे खरीदेंगे, लेकिन उसको हमने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि अमेरिका ने कहा कि उनके साथ आप व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन क्या उसको बढ़ाना चाहिए? क्या और देशों के साथ समझौता करना चाहिए कि वहाँ से तेल, नेचुरल गैस वगैरह खरीदें? तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इस जंग के कारण होगा। सर अभी आपने बात करी कि हमें अपनी एनर्जी के बारे में सोचना होगा। इस जंग से सभी को बहुत सबक मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। उसमें से एक की बात हुई कि एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ सब लोग देखेंगे। सर हमने देखा कि 2017 के आसपास हम रशिया से सिर्फ 1% हमारा ऑयल मंगाते थे, लेकिन अब वो 2023-24 में कुछ 36% हो गया था। अब हमने कुछ परसेंटेज पॉइंट्स कम किया है यूएस डील और ट्रम्प के प्रेशर के बाद। लेकिन सर क्या सप्लायर बदल देने से डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा? मतलब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं इसके अलावा जो देखने चाहिए हमारी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए? काफ़ी ऑप्शंस हैं जो टाइम के साथ हम उनको सफल बना सकते हैं। एक तो रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि सोलर और विंड, उनको बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ से एक तो हमें चीप एनर्जी मिलेगा और हमारे देश में ही उसका उत्पादन होता है। तो रिन्यूएबल्स तो एक उपाय है। दूसरा ये है कि हमारे पास काफ़ी कोल है, लेकिन कोल काफ़ी गंदा सोर्स है ऊर्जा का, तो उसको कैसे बदलें? कार्बन कैप्चर वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा हमें कि हमारा कोल जो है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बन सकता है, लेकिन उसका पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस को भी कम करना पड़ेगा हमें। तो कोल, रिन्यूएबल्स, और तीसरा स्टोरेज, कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है तेल का, उसका अनुमान लोग कहते हैं कि शायद 25 दिन है। हाँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अभी कहा था कि 20 से 25 दिन का है। हाँ, 20 से 25 दिन है। तो अगर आप चीन को देखेंगे, उनके पास 100 दिन का है। तो क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? और न सिर्फ तेल का, नेचुरल गैस, एलपीजी, उनका भी स्टोरेज हमें रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया थोड़ा और भी खतरनाक हो रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता, उसके कारण हमें बफर स्टॉक भी बढ़ाना है। रिन्यूएबल्स को लेके जब बात होती है तो एक सप्लाई चेन की बात आती है। हमने हमारी
इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से सोलर पैनल्स लगाए जाएं, इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। बट वहाँ हम देखते हैं कि जो पैनल्स में सोलर के जो मॉड्यूल्स लगते हैं या फिर जो सिलिकॉन बेस्ड चीज़ें हैं, उनकी 90 से 95% तक सप्लाई चेन अभी भी चाइना होल्ड करता है। तो रिन्यूएबल्स को लेके भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि चाइना उस चीज़ में डोमिनेंट है। इसका क्या सोल्यूशन एक तरीके से इंडिया देख सकता है? देखिए, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से सप्लाई चेन्स सबसे ज़्यादा अनसर्टन हैं, वल्नरेबल हैं और देशों के दबाव के कारण। तो आप ठीक कह रहे हैं कि रिन्यूएबल्स में अगर आप सोलर पैनल्स देखेंगे तो ज़्यादातर प्रोडक्शन चाइना में है, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर उसको असेंबल करते हैं यहाँ पे और बाकी देशों को बेचते हैं उसके बाद, जो चाइना से डायरेक्टली खरीदना नहीं चाहते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो वेफर्स वगैरह हैं जो सोलर पैनल्स में जाते हैं, क्या हम उनको बना सकते हैं और उनका कीमत क्या होगा? क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा कीमत है यहाँ बनाने का तो हम सब्सिडाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उससे हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर कीमत काफ़ी ज़्यादा है तो सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं। पूरा डिस्प्लेस नहीं करना है ये जो चाइना से खरीद रहे हैं। थोड़ा सा प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ होना चाहिए कि अगर उन्होंने बंद किया है तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जल्दी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमें अगर हम रिन्यूअल्स को बढ़ाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ओर जाना पड़ेगा, कुकिंग में भी। लेकिन आजकल तो हम एलपीजी पे डिपेंडेंट हैं, और वो एलपीजी ज़्यादातर बाहर से आता है, आयात से। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें इस जंग को जल्दी ख़त्म करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे और देशों के साथ कि ये जंग ख़त्म करें, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है कि एक दूसरे के ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। उससे दुनिया को बहुत दर्द पड़ेगा, पेनफुल, और मेरे ख्याल में उत्पादन की गति दुनिया में कम हो जाएगी इसके कारण। सर, जैसे अभी बात हुई इजराइल इस बात में मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन सर जैसे एक चीज़ इस वॉर की शुरुआत से ही देखने को मिली है कि जब भी बात क्रूड ऑयल की आती है, जैसे उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन है, बस ईरान अटैक ना करे तो चलेगा। उसके बाद आज जब इजराइल ने अटैक किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से बहुत ही फ्यूरियस पोस्ट लिखा था और कहा कि हमने ये अप्रूव नहीं किया है, इजराइल ने क्यों कर दिया। तो एक तरफ देखने को मिलता है कि वॉर में जब भी ऑयल की, गैस की बात आती है तो अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा है कि ये दो देश दो अलग चीज़ें चाह रहे हैं इस वॉर से? ज़रूर। इजराइल चाहता है कि ईरान को ख़त्म करें, क्योंकि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए। उनके लीडर्स ऐसे सोचते हैं, और ईरान का जो आर्थिक व्यवस्था है, ईरान का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर उसको ख़त्म करें तो इजराइल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वैसे सोचते हैं कि इजराइल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो थ्रेट है बिल्कुल थ्रेट नहीं रहेगा ईरान से। लेकिन अगर अमेरिका की ओर देखेंगे तो वो सोच रहे हैं कि ये जो ऊर्जा का जो दाम है, कीमत है, अगर वो बढ़ता है तो पेट्रोल पंप पे जो अमेरिकन नागरिक अपना टैंक भरते हैं और उसका कीमत दुगना हो जाता है, तो उनमें जो डिससेटिस्फैक्शन है गवर्नमेंट के साथ वो बढ़ेगा। और ये मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में,
Yes. तो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ती है अमेरिका में तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है रिपब्लिकन चांसेस के लिए इलेक्शंस में। अमेरिका सोचता है कि अगर जल्दी खत्म करें इसको हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमने उनका जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको उस पे हमने हमला किया और उसको खत्म किया, और बस हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम जीत गए, और वो उसको रेयर व्यू मिरर में डाल सकते हैं। नोबेल पीस लेकिन प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर सकते हैं शायद उसके बाद फिर से। वेल नोबेल प्राइज जंग किसने शुरू किया? अमेरिका ने शुरू किया, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है नोबेल प्राइज इसके साथ। लेकिन इजराइल उनके लिए बस एक्सटर्मिनेशन ऑफ ईरान, वो मेरे ख्याल में उनका जो एंड गोल है वो है। सर, इसको लेकर मैं भारत सरकार के रिस्पॉन्स पर भी आना चाहूँगी। इस बारे में काफ़ी डिबेट भी चल रही है। भारत सरकार ने इस वॉर का, और वॉर से मेरा मतलब है कि इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, चाहे वो ऑयल को लेके हो, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी, इन सब को लेकर, महंगाई को लेकर भी, आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा? क्या उसकी स्ट्रेंथ्स रही, या फिर क्या बेटर तरीके से हैंडल हो सकता है, हो सकता था? देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी जो है, मेरे ख्याल में जब 1970s, 60s, 70s, 80s में हमारा फॉरेन पॉलिसी हमारे नैतिक मूल्यों पे चलता था कि अगर हम सोचते थे कि देशों का व्यवहार इन नैतिक मूल्यों के अनुसार नहीं चल रहा था, तो हम उनका आलोचना करते थे कि आपको बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज इफ यू आर नॉट बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। हम उस वक्त छोटे देश थे, लेकिन हमारा आवाज हर देश सुनता था, क्योंकि हम नैतिक मूल्यों पे चलते थे। और पूरा जो साउथ था, ग्लोबल साउथ जो कहते हैं, जो गरीब देश थे, वो हमारा लीडरशिप को मानते थे। हम उससे पिछले 10 सालों में हम ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच अपना रहे हैं कि हम देखेंगे कि हमारे लिए फायदा है कि नहीं। अगर फायदा है तो बोलेंगे, फायदा नहीं है तो नहीं बोलेंगे। और फायदा वो हम आर्थिक इकोनॉमिक रीजंस के लिए देखेंगे, लेकिन ये जो मॉरल रीजंस हैं, यानी कि नैतिक मूल्य, हम उनकी ओर नहीं देखेंगे। तो इसके कारण जब ऐसा हमला हुआ, एक देश दूसरे देश पे बिना कोई वजह हमला करता है, तो हम 60s में हम उसको क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। लेकिन हमें सोचना है कि क्या हमारा ये जो अप्रोच है, जो आजकल का अप्रोच है, क्या वो हमारे लिए सबसे अच्छा अप्रोच है? क्योंकि हाँ, हम ट्रांजैक्शनल बन गए, हम देखेंगे कि हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन उसके कारण हमारा जो लीडरशिप है वो कम होता जा रहा है दुनिया में, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि भारत वो करेगा जो भारत के लिए अच्छा है, ये नहीं सोचेगा कि दुनिया के लिए क्या अच्छा है। सर, जैसे आपने कहा कि लीडरशिप को एक तरीके से कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं या कुछ ऐसी विजिट्स रही हैं जिनको देखकर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है लीडरशिप को लेकर इंडिया की? नहीं, कमजोरी की बात नहीं है, अप्रोच की बात है। क्योंकि हम ये जंग शुरू होने के बाद हम ये जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा है। और हम ईरानियन लीडरशिप के साथ भी बात कर रहे हैं, अमेरिकन लीडरशिप के साथ भी बात कर रहे हैं, शायद इजरायली लीडरशिप के साथ भी बात कर रहे हैं। तो हमारा वो जो रोल है वो अच्छा है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि क्या हमारा जो रिएक्शंस हैं
वो ठीक है क्या? क्योंकि हमने इस जंग का आलोचना शुरू में हमने नहीं किया है। हम 5-6 दिन बाद हमने वो जो कॉन्डोलेंस बुक है उसको साइन किया है, तो उसका मतलब है कि हम चुप रहे काफी देर के लिए। क्या वो ठीक था? उसको उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एक तरीके से क्योंकि अमेरिका का दबाव है हमारे ऊपर, ये शुल्क के कारण वगैरह, शायद हम उसके कारण चुप रहे। वो हमारे हित में है चुप रहना, ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हम दुनिया का लीडरशिप चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि और लोग हमारा पीछा करें, हमारे फॉलोअर्स बने। तो अगर हम ग्लोबल साउथ को लीड करना चाहते तो क्या हमें इस जंग का आलोचना करना चाहिए? सर, क्या इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ऑटोनोमस ना होकर अभी यूएस के प्रेशर में आके एक्ट कर रही है? इकोनॉमिक पॉलिसी तो हमेशा उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर है बाहर से, या तो सीधा प्रेशर है और गवर्नमेंट से, या इनडायरेक्ट प्रेशर है मार्केट से, जैसे कि आपका जो एक्सचेंज रेट है उस पे प्रेशर आता है, या आपका जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, उस पे भी प्रेशर आता है। तो ये नहीं कह सकते कि नेसेसरली कि इकोनॉमिक प्रेशर बड़ा है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है, मतलब कि और गवर्नमेंट से, मोस्टली अमेरिका से डायरेक्ट प्रेशर जो उन्होंने लगाया, डायरेक्ट दबाव लगाया, वो एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, और उसके साथ हमें इंटरेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है ठीक तरीके से। सर, जैसे आपने एक प्रेशर्स की बात की जो कि आ रहे हैं, और आपने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर्स होते हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आए हैं उसके बाद से जो यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई है, पहले उसमें कि आप हमसे $500 बिलियन का परचेज करेंगे, उसके बाद रशियन ऑयल को लेकर जो पोजीशन यूएस ने स्ट्रांगली सभी डिपार्टमेंट्स की रही है और डोनाल्ड ट्रंप की रही है, इतना कि टैरिफ्स की भी बात हो गई है, उसके बाद लग भी गए हैं। तो सर, क्या ये प्रेशर पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में क्या एक ही तरफा हो चुका है? एक दुनिया में नियम थे, रूल्स ऑफ द गेम जो कहते हैं, और उन नियमों को ये डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ने सब नियम को तोड़ा है। टैरिफ्स लगाया है, सैंक्शंस लगाया है, और उन्होंने जंग भी शुरू किया है। तो ये एक नया दुनिया है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये दिस इज अ वर्ल्ड विदाउट ऑर्डर, बिना कोई नियम का दुनिया है। और इस दुनिया में शक्ति चलती है और नियम नहीं चलते हैं। तो इस दुनिया को नेविगेट करना हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे नेविगेट करें। क्या हम खिड़की के बाहर सारे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको फेंकें और सिर्फ ट्रांजैक्शंस डील्स करें, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे और उसके अनुसार जाएंगे, या क्या हम नैतिक मूल्य रख सकते हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और कभी कभी ओपोज करेंगे, विरोध करेंगे ये जो दबाव हम पे लग रहा है, और कैसे विरोध करेंगे वो भी सोचना पड़ेगा हमें। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया बन गया है और देखना पड़ेगा कि हम इसको नेविगेट कैसे करें। तो सर, अगर मैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, दो इन चीज़ों के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है? कुछ मेरे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक वरदान है, एक अभिशाप है, एक एक्सपेरिमेंट है, या एक होप है? आपके हिसाब से दो इन इकोनॉमीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है? मेरे ख्याल में एक जरूर एक्सपेरिमेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो नीतियां बनते हैं, जो निर्णय लेते हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का शासन, वो उनमें कितना सोच जाता है।
पिछले सालों में ये जो अमेरिकन शासन ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे काफी सोच था। आजकल लगता है कि रात में डोनाल्ड ट्रंप जी उठते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये करूँगा, और फिर अपने जो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं और अगले दिन वो पॉलिसी बनता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है कि ये जो अनिश्चितता इंट्रोड्यूस हो जाता है इससे क्या दुनिया सहन सकती है और सहन सकता है और कैसे सहन सकता है। आप देखेंगे कि मेरा थ्रिलिंग और पुलिंग काफी सर बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, नॉट एट ऑल इसलिए कि मैं चेन्नई से हूँ, कभी सीखा नहीं कि थ्रिलिंग क्या है और पुलिंग क्या है हिंदी में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शासन है काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए दुनिया इसके साथ कैसे अकोमोडेट करें इसको। और सबसे शक्तिशाली देश है, वही तो प्रॉब्लम है। जब सबसे शक्तिशाली देश का नेता कुछ भी कर सकता है और उस पे काबू काफी कम है, तो ये एक नया वातावरण है दुनिया के लिए, और इसलिए एक्सपेरिमेंट है, देखेंगे क्या होता है इससे। सर अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी के बारे में जो भारत सरकार का रिस्पॉन्स रहा, कुछ एक्सपर्ट्स का जब हम पॉलिसी पेपर्स पढ़ते हैं तो ये भी कहना है कि जो ट्रांजैक्शनल पॉलिसी की बात हो रही थी, जैसे 2 शिप्स आए थे अभी, शिवालिक और नंदा देवी, कुछ ही दिन पहले, एंड उनके पास बहुत सारा LPG स्टॉक था, और ईरान के भी एम्बेसडर ने उन्होंने कहा कि इंडिया से हम खुश हैं, वो हमारा दोस्त है, समथिंग लाइक दैट, एंड हम उनको शिप्स को आने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो क्या इकोनॉमिक फ्रंट पे ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप काम कर रही है? क्या इकोनॉमिक फ्रंट पे मदद मिल रही है, अगर हम नैतिकता वाली बात से दूसरा अलग एंगल देखें इस पे? क्या ये इकोनॉमिक कारण है कि ईरान मान गया कि ये इन शिप्स को आने दें, या पुरानी दोस्ती है हमारा और ईरान के साथ? आपको याद होगा कि 1960-70 से हमारा दोस्ती उनके साथ चल रहा है। हम उनका तेल खरीदते थे, जब मैं गवर्नर था तब भी हम उनका तेल खरीद रहे थे, रूपी अकाउंट से हम उनको पैसे देते थे। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, और मेरे ख्याल में इसके कारण ये ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये रिलेशनशिप है, क्योंकि हम काफी सालों से उनके दोस्त रहे, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप अपने जहाज को हम आपके जहाज को छोड़ेंगे और उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आने देंगे। सर मेरा एक सवाल इस चीज़ को भी लेकर है, आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें आप एक सिल्वर लाइनिंग की बात करते हैं हमेशा। जैसे कोविड जब आया था तो बात हुई थी कि सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी की जाए। जब टैरिफ्स की बात हुई तो ये था कि दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट्स देखे जाएँ। क्या इंडिया के लिए इस वॉर में कोई सिल्वर लाइनिंग है? क्या इंडिया कुछ गेन कर सकता है? कुछ क्या रिविजिट करने की ज़रूरत है? एक तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो सिक्योरिटी है, कौन से सप्लाई चेन्स वनरेबल हैं। अगर हम वो सोचेंगे वो तो सिल्वर लाइनिंग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ अपने देश में प्रोड्यूस करना है। वो मेरे ख्याल में गलत लेसन होगा। इससे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो सप्लाईज हैं उसको कैसे अश्योर कर सकते हैं। आप पहले बात कर रहे थे सोलर पैनल्स, वो चीन से आते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स को देखेंगे, उनका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API जो है, वो भी चीन से ज़्यादातर आता है। तो हम चीन तो काफ़ी कम दाम पे उत्पादन करता है, तो हम उनको जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उत्पादन का जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा।
लेकिन क्या हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और देशों से खरीद सकते हैं? अगर और देश नहीं है जो जिनसे हम उत्पादन खरीद सकते हैं, तो क्या हम अपने देश में थोड़ा उत्पादन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ये जो लागत है चीन का, हम उसको मैच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होना सर, क्या आप चाहिए। कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी इंडस्ट्री का? जैसे अगर हम क्रिटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सोलर की बात करी, सर क्या कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हम, क्योंकि चाइना पर किसी ना किसी पर डिपेंडेंस बन रही है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, और वहीं आत्मनिर्भरता का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि इस वॉर से तो और पता चलता है कि हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। आप कितना सहमत हैं इस कॉन्सेप्ट से, इस वॉर के चलते भी और आगे आने वाले समय में भी? हम बिल्कुल टोटली आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए कि हमारे पास एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। राजकोषीय घाटक तो काफ़ी बड़ा है, हमारा नेशनल डेट यानी कि ऋण काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ऐसा ही हमारा जो स्पेंडिंग है, हम सब कुछ पे स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि सबसे जो वल्नरेबल चीज़ है वो क्या है। अगर आप ऊर्जा को देखेंगे, हाँ, ऊर्जा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हम सप्लाईज का बफर बना सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व? लेकिन कई और चीज़ों में ये जो आपूर्ति का कंस्ट्रेंट है वो अभी नहीं है, बन सकता है अगर हम और देशों के साथ लड़े। तो सबसे प्रॉब्लमाटिक क्या है, आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे वल्नरेबल शायद ऊर्जा के बाद ये जो इनपुट्स हैं, आपने सोलर पैनल, सोलर वेफर्स के बारे में बात किया, शायद ये एपीआईज फार्मास्यूटिकल्स में, तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स आल्सो हम बहुत चाइना और चिप्स भी शायद वल्नरेबल हो सकते हैं। तो क्या उन चीज़ों को हम अपने देश में बना सकते हैं? अगर आप चिप्स को देखेंगे तो 20 साल लगेंगे हमें फ्रंटियर तक पहुंचने। सर, अभी कुछ फैक्ट्रीज का उद्घाटन भी हुआ है और हमने देखा कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेके, सेमीकंडक्टर 2.0 वगैरह को लेके भी सरकार काफी प्रोएक्टिव दिख रही है। तो क्या आप हाँ, दिख रही है, लेकिन आप उस सप्लाई चेन को ट्रेस कीजिए। वेफर्स कहाँ से आते हैं, मशीन्स कहाँ से आते हैं, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर हम कहते हैं कि हम देश में बना रहे हैं, तो ज़्यादातर जो इनपुट्स हैं बाहर से आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि हम सोलर पैनल बना रहे हैं इंडिया में, असेंबल कर रहे हैं, ज़्यादातर इनपुट्स चाइना से आ रहे हैं। तो हमें पूरा जो सप्लाई चेन है उसको देखना चाहिए कि क्या हम एक्चुअली इसमें आत्मनिर्भर हैं कि डिपेंडेंट है सप्लाई चेन पे, और सप्लाई चेन कहाँ से आता है। तो अगर आप ये जो चिप्स का सप्लाई चेन देखते हैं, तो मशीन्स, चिप्स बनाने की मशीन्स जापान से आते हैं, नेदरलैंड से आते हैं। वेफर्स तो आज, और जो केमिकल्स हैं वो चीन से आ सकते हैं। तो आपको पूरा सप्लाई चेन देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि इसमें आत्मनिर्भर होने का क्या कीमत है। और मेरे ख्याल में कई चीज़ों में आत्मनिर्भर होने का कीमत काफ़ी कम है और कई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा। अगर आप मोस्ट सोफिस्टिकेटेड चिप्स को देखेंगे, वहाँ पे तो हम 10-20 साल के लिए नहीं कर सकते हैं और काफ़ी लगेगा। अब आज तक चीन ने 150-200 बिलियन लगाया है, इसमें निवेश किया है चिप्स में, अभी भी फ्रंटियर पे नहीं है। तो अगर हम आज शुरू करेंगे तो कितना लगेगा? और आप देखेंगे कि रशिया एक जंग में है, दुनिया ने उसको उस पे सैंक्शंस डाला है और कहा है कि हम चिप्स नहीं बेचेंगे रशिया को।
लेकिन रशिया आजकल मिसाइल्स बना रहा है जिसमें चिप्स हैं। वो चिप्स कहाँ से आ रहे हैं? रशिया स्मगल कर रहा है और देशों से। मतलब रशियन एंटिटीज यूएस में खरीदते हैं और बेचते हैं बैक चैनल से रशिया में, क्योंकि चिप्स बहुत छोटे हैं। तो हमें क्लेवरली सोचना है कि अगर किसी ने बंद किया, क्या और तरीकों से हम चिप्स मंगा सकते हैं, और क्या हम बफर स्टॉक बना सकते हैं, और कौन रखेगा वो बफर स्टॉक? क्या प्राइवेट एंटिटीज जैसे टाटास रखेंगे वो बफर स्टॉक, या पब्लिक एंटिटीज गवर्नमेंट रखेगा वो बफर स्टॉक? तो मेरे ख्याल में इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। डॉक्टर अर्जुन, आर यू सेइंग दैट अभी जो हम चिप्स को लेकर हमारी जो पॉलिसी है, जो कंस्ट्रक्शन को लेकर पॉलिसी है, क्या उसकी कीमत अभी ज़्यादा है, और क्या अभी समय सही नहीं है? और अगर अभी समय सही नहीं है इन चीज़ों को करने का, तो कब होगा? मैं ये काफी देर से कह रहा हूं कि हाँ, जितना निवेश करना है चिप्स में, क्या वो निवेश कहीं और कर सकते हैं और ज़्यादा रेजिलियंस उससे मिल सकता है, और ज़्यादा देश का उत्पादन का गति बढ़ सकता है। जैसे कि क्या हम चिप डिज़ाइन पे ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं, और अगर हम दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चिप डिज़ाइनर्स बने, क्या हमारे पास उससे एक डिफेंसिव वेपन बन सकता है कि हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं चिप प्रोडक्शन दुनिया में, और इसलिए हमारा जो चिप सप्लाईज हैं, मैन्युफैक्चर्ड चिप सप्लाईज, वो आ सकते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी क्लेवरली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट है, लाखों के करोड़ में चल रहा है, जो सब्सिडीज हम दे रहे हैं इनको। क्या वो सब्सिडीज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, जिससे हमें चिप डिजाइनर्स, क्या हम मानव पूंजी में निवेश कर सकते हैं, कि हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएं, और उससे हमारा ताकत बढ़े। सो डॉक्टर अर्जुन, व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम क्लेवर तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से अगर इंडिया की पॉलिसी देखें कि हम उस वैल्यू चेन में, उस सप्लाई चेन में किस जगह आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, वो भी ज़रूरी है, और हम कितना पैसा दे रहे हैं। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूरे सप्लाई चेन में हमें देखना है कि जो मोस्ट इफेक्टिव जगह क्या है जो हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो चिप सप्लाई चेन में है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जगह नहीं है, डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जगह है। और अगर हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं दुनिया के हर कंपनी में काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ये जो GCCs के माध्यम से, क्या वो डिफेंसिव वेपन बन सकता है? इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना है। राइट सर, अब बस कुछ सवाल मैं वॉर से हटके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। थैंक यू सो मच पहले तो इतना टाइम देने के लिए। जस्ट सम क्वेश्चंस अबाउट इंडियन इकोनॉमी। सर, पहला तो मेरा ये है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। सरकार क्लेम करती है कि पिछले 12-13 सालों में कुछ 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, पावर्टी से बाहर आए हैं। उसके बाद बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। बात ये भी होती है कि हमारी जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, या जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर हैं, जो घाटा हो गया हमारा, महंगाई हो गई। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब विकसित भारत के कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी हैं? क्या कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करने की ज़रूरत है हमें? पहले ये सोचना पड़ेगा कि विकसित भारत क्या है। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, पर कैपिटा GDP का टारगेट क्या होगा? कई लोग कह रहे हैं 15,000 आज के डॉलर्स में, कई लोग कह रहे हैं 30-35 हजार। तो विकसित भारत क्या है, ये तो थोड़ा नेबुलस कॉन्सेप्ट है। लेकिन मानो कि 15-20 हजार पर कैपिटा GDP की ओर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ऑफिशियल उत्पादन की गति है, आर्थिक वृद्धि जो है, वो काफ़ी नहीं है।
अगर आप देखेंगे कि अगर हम 6% पे जा रहे हैं तो हमें 1-2% और चाहिए वो 15,000 पर कैपिटा पहुंचने के लिए। वो कहाँ से आएगा? मेरे ख्याल में काफ़ी उपाय हैं उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें आज से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वक्त कम है। अभी तो क्या 21 साल हैं 2047 तक, और वो 21 साल में हमें 8-9% पे जाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा उत्पादन की गति। और कई चीज़ों हैं जैसे कि आजकल भी कारोबार को सहज बनाना उसमें काफ़ी कुछ और कर सकते हैं। सर जैसे कि पूरा जो इंस्पेक्टर राज जो है वो अभी भी चल रहा है। जो हम रिक्वायर करते हैं, जो आजकल टैक्सेस हैं, क्या वो टैक्सेस कारोबार के लिए वो क्या जानते हैं कि टैक्स इंस्पेक्टर क्या कहेगा और कितना मांगेगा? ये सब, इन सब चीज़ों पे हमने काम किया है, लेकिन और काम करना चाहिए। एक जो चीज़ जो है हमने काफ़ी कुछ किया है और अच्छा किया है, वो जो ऊर्जा के बारे में, पावर के बारे में। आजकल पावर भारत में काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ाया है और कारोबार को ज़्यादातर जगहों में ये पावर जो है आसानी से मिलता है। लेकिन और भी जगहों में हमें काम करना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेसी के साथ जो काम करना है कारोबार को, उसको कैसे कम करें। आप देखेंगे कि बड़े कारोबार को पे जो डिमांड्स हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के, क्या वो ठीक है? हमेशा अपील करते जाते हैं और 5-10 साल लगते हैं क्लियर करने में। परमिशंस जो है और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या ट्रांसपेरेंटली देते हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। कंपटीशन जो है वो काफ़ी है कि नहीं, स्पर्धा को कैसे बढ़ाएं भारत में। क्या 1-2 बिजनेसेस, कारोबार सारे सेक्टर्स में डोमिनेट करेंगे? क्या छोटे लोग भी ऊपर आ सकते हैं और वो कैसे आ सकते हैं? उनका एक्सेस टू फाइनेंस कैसे बढ़ाएं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का, ताकि वो बड़ा बन जाए। तो इन सब चीज़ों पे हमें सोचना है और मेरे ख्याल में अगर हम इनमें बदलाव ले आएंगे तो वो 2% जो मैं कह रहा हूँ उत्पादन की गति जो बढ़ाना है वो हो सकता है। सर, आपने अभी कहा कि विकसित भारत क्या है, इसका भी डेफिनेशन नहीं है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको एक डेफिनेशन बतानी हो आपकी, कि डॉक्टर रघुराम राजन के हिसाब से विकसित भारत कैसा दिखता है? मैं गांधी की ओर जाऊंगा। गांधी जी ने कहा था कि जब हर नागरिक खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, वो मेरा डेफिनेशन है विकसित भारत का। ये नहीं कि जीडीपी उसमें पर कैपिटा जीडीपी उसके लिए सपोर्टिव होगा, लेकिन ये पर कैपिटा जीडीपी के अदर देन दैट और भी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि पोल्यूशन कितना है, विमेन्स स्टेटस कैसा है, ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका जो स्टेटस है वो कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा विकसित होने के लिए। विकसित बस एक नंबर नहीं है, विकसित नंबर भी है और सोशल सिचुएशन भी है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी है। क्या हर नागरिक का वोट काउंट होता है और उनका असर पड़ता है जो अल्टीमेट गवर्नमेंट जो बनता है, और क्या गवर्नमेंट नागरिक को सुनता है और सुन के काम करता है। ये सब मेरे ख्याल में दीज गो टू मेक विकसित भारत।
सर इस साल इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से याद आता है फ्रीबीज। एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन सा हो गया है कि कौन ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र का वादा करेगा। उसमें सर एक तरफ देखें तो जब लोगों को कैश मिलता है तो उन्हें एक इंस्टेंट हेल्प मिलती है, ऐसा देखा गया है। और दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल कैपिटल उनकी बिल्ड हुई है, ये भी देखा गया और उसके असर भी इलेक्शंस में देखे गए हैं। लेकिन क्या ये ट्रेंड सही है या फिर कैसे इफेक्ट कर रहा है ये इंडिया को? ट्रेंड तो सही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि जो रेवड़ी से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है लोगों को, पैसे आते हैं उनके अकाउंट में, वो खर्च कर सकते हैं, और उनका जो प्रायोरिटीज है खर्च करने में वो गवर्नमेंट से अलग हो सकता है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के एक प्राइवेट स्कूल में डालूंगा। तो वैसे प्रायोरिटीज हो सकते हैं और ये जो पैसे हैं वो काम में आते हैं तो लोग खुश होते हैं और पैसे चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सरकार कर सकता है वो ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यानी कि हेल्थ केयर, यानी कि शिक्षा, इनको अगर मजबूत करें तो मेरे ख्याल में ये जो नागरिक के जो चॉइसेस हैं वो बढ़ते हैं। मैं जैसे दिल्ली में जब आप गवर्नमेंट यहाँ पे दिल्ली में आप गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल्स को मजबूत करेंगे और उन्होंने स्कूल्स को मजबूत किया है और टू सच एन एक्सटेंट कि लोग सोचते थे कि मैं प्राइवेट स्कूल में डालूं या पब्लिक स्कूल में डालूं, पब्लिक स्कूल का ज़्यादा अच्छा है। तो अगर गवर्नमेंट्स ऐसे सोचें और ये जो पब्लिक सर्विसेज है, जो डिस्पेंसरी है, जो स्कूल है, इनको मजबूत बने तो भारत का जो मानव पूंजी है वो बढ़ सकता है और वो सबसे महत्वपूर्ण जो पूंजी है हमारे पास, वो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो रेवड़ी जब पॉलिटिकल पार्टीज रेवड़ी घोषित करते हैं तो उनके पास जगह नहीं है ये जो पब्लिक सर्विसेज को मजबूत करना। और काफ़ी मुख्यमंत्री मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि हमने ये सब प्रॉमिस दिया है इलेक्शंस में, अब हम जीत गए, अब कि हम क्या करें, उपाय बताओ कि हम ये जो बाकी जो निवेश करना है, जो महत्वपूर्ण निवेश करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ से ले आएंगे। सर किस स्टेट से आपके पास क्वेश्चंस आए? वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, रेवड़ी तो प्रॉब्लम है। टारगेटेड ट्रांसफर्स ठीक है, अगर आप सबसे जो गरीब लोग हैं उनको पैसे देंगे वो अच्छा है हमारे देश के लिए। वो पैसे खाने पे, कपड़े पे और स्कूलों पे खर्च कर सकते हैं और ज़्यादातर अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। तो ये इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है, ये सब ठीक है। लेकिन आप ब्रॉड बेस्ड अगर सब्सिडी देंगे, ये रेवड़ी जो कहते हैं, तो उससे मेरे ख्याल में ये जो गवर्नमेंट का रिसोर्सेस है वो कम हो जाता है और जो अच्छे निवेश हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रोड्स और स्कूलों पे और हेल्थ केयर पे वो नहीं कर पाते हैं और इससे मेरे ख्याल में देश का घाटा होता है। सर मेरा क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, क्योंकि अभी एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उसने ऐसे चीज़ें अनाउंस करी थी, कुछ इनोवेशंस अनाउंस करी थी जिसकी वजह से इंडिया के टॉप टेक कंपनीज और इवन पूरी दुनिया में असर पड़ा था इस चीज़ को लेकर। सर यू हैव गॉन टू IIT योरसेल्फ, यू नो कि इंडिया में एक इंजीनियरिंग का कल्चर था कि हम इंजीनियर बनेंगे, एक सेफ हेवन की तरह देखते थे कि इंजीनियरिंग के बाद इन कंपनीज में जॉब मिल जाएगी एंड लाइफ सेट मानी जाएगी, एक सिक्योरिटी के साथ इस चीज़ को देखा जाता था। लेकिन अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। आपके हिसाब से इंडिया का यूथ अपने आप को किस तरह प्रिपेयर कर सकता है और सबसे ज़्यादा भारत अपने आप को इस आते हुए चेंज के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है? तो मेरे ख्याल में आप
आपको दो चीज़ें करने पड़ेंगे। एक तो आपको एआई भी सीखना पड़ेगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, और दूसरा आपको ज़्यादातर अपने स्किल्स को बढ़ाना है। और कई तरीकों के स्किल्स हो सकते हैं। एक तो क्रिएटिव स्किल्स कि मैं डिज़ाइन में एआई को कैसे इस्तेमाल करूं, लेकिन फिजिकल स्किल्स भी हो सकते हैं कि शायद ये जो अर्बन इंडिया बन रहा है उसमें ज़्यादातर नौकरियां हाथ के साथ हो सकते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंट्री, और उनके लिए क्या हम सीख सकते हैं। सो सब लोग चाहते हैं कि आईएएस बने या आईपीएस में ये जो एग्जाम्स है उसमें उत्तीर्ण हों और वैसे नौकरी उनको मिले, ऑफिस वर्क। लेकिन शायद एआई के साथ ऑफिस वर्क कम हो जाएगा और फिजिकल वर्क थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा। कि क्या आप प्लम्बिंग कर सकते हैं, क्या आप गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। मेरे पास छोटे से कुछ रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक दिस और दैट है। आई वुड लव इफ यू वुड वांट टू प्ले इट, लाइक जस्ट आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। मैं चौथा ऑप्शन नहीं चूज कर सकता। सर वो भी करिए, लेकिन द बेस्ट इज इफ यू प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम्स। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि वर्ल्ड ऑर्डर वैसे भी बिगड़ रहा है रूल्स ना फॉलो करने पर। देखते हैं, क्योंकि कभी कभी वो गॉचा क्वेश्चन है और ओके सर, देन आई विल गो अहेड। ओके, सो दिस और दैट, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। दोनों इतने अच्छे हैं। मैंने सचिन तेंदुलकर को इतना नहीं देखा क्योंकि मैं बाहर था, और ये जो इंटरनेट क्रिकेट जो है वो तब नहीं था। ज़्यादातर विराट कोहली को देखा है। उसका जो डिटर्मिनेशन है वो मैं इतना अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं कहूँगा विराट कोहली, लेकिन सबसे अच्छा क्रिकेटर मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर थे। ओके सर, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद, दोनों अच्छे संस्थान हैं। मैं उनके बीच में नहीं। सर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ द प्लेसेस। मैं ज़्यादा जवान था आईआईटी में, तो काफ़ी कुछ दुनिया के बारे में सीखा आईआईटी में, और आईएम में मैं अपने पत्नी से मिला। तो दोनों अच्छे संस्थान हैं। सर रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। रॉजर फेडरर। दिस आंसर वाज रियली क्विक। इतना पोएट्री है उसमें, इतना पोएट्री। सर आई एम अ नोवाक जोकोविच फैन बाय द वे, बट ऑल राइट। ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर कोई जवाब ठीक हो सकता है। जोकोविच तो इतना डिटरमिन्ड है और इतना केपेबल है, अपने लेट 30s और अर्ली 40s में होंगे। तो और नडाल इतना फिजिकली फिट आदमी थे। एंड सर प्रोफेसर राजन और गवर्नर राजन। दोनों का वक्त है ना। फिर जब मैं गवर्नर था और इतना मजा आया गवर्नर होके, और आज मैं प्रोफेसर हूँ और इतना मजा आ रहा है प्रोफेसर। Okay, so you're not choosing any, or do you have a third answer? नहीं, मैंने वो जोकोविच का, फेडरर जोकोविच नडाल का आंसर तुरंत ही दिया। ओके, ऑल्सो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी बुक रिकमेंडेशंस, क्योंकि हमारे सभी व्यूअर्स ज़रूर, और आपके पीछे जो बुक शेल्फ दिख रही है उसको देखकर भी ज़रूर, आई एम एक्साइटेड टू नो 5 बुक रिकमेंडेशंस आपके हिसाब से ज़रूर पढ़नी चाहिए जो। 5 बुक रिकमेंडेशंस। तो अगर आपको व्यू ऑफ हिस्ट्री चाहिए तो वॉर एंड पीस, यू सी टॉल्स्टॉयज व्यू ऑफ हिस्ट्री देयर। थोड़ा लंबा है, लेकिन काफी, अगर वंस यू गेट इनटू इट, पहले 50 पेज के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वॉर एंड पीस, अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आई लाइक वेरी मच।
वो नॉवेल्स अगर आप थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, डैन डैनियल kahneman का kahneman, किताब है, yeah. वो अच्छा है। अपने बुक शेल्फ में अगर देखूं तो एक ये डैलरमल के किताब काफी अच्छे हैं। वो दिल्ली का जो किताब था मुझे बहुत पसंद आया, द जिन या कुछ ऐसे टाइटल है। लेकिन उनके जो रीसेंट किताबें हैं वो भी अच्छे हैं। अनारकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वो अच्छा है। और क्या 4 हो गए? पांचवा मैंने एक रशियन रेवोल्यूशन पे एक किताब पढ़ा है, ऑर्लैंडो फिग्वेस ने लिखा है, अ पीपल्स ट्रेजेडी। Okay. वो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है, और वहाँ पे क्या जो लोगों के जो उम्मीदें थे रेवोल्यूशन से, क्या वो क्यों फुलफिल नहीं हुए, तो वो भी अच्छा किताब है। और सर लास्ट क्वेश्चन, आपकी नेक्स्ट बुक कब आ रही है? सितंबर 2027। अभी लिख रहा हूँ। Okay. मैं आजकल लिख रहा हूँ, ये कॉरपोरेशन के बारे में है। कॉरपोरेशन को क्या करना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में होना चाहिए या सिर्फ स्टेक होल्डर्स के बारे में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सक्सेसफुल कॉरपोरेशंस हैं, उसके बारे में। सर देन आई एम ग्लैड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, एंड आई एम श्योर हर कोई बहुत एक्साइटेड होगा इस बुक के लिए। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, फॉर गिविंग अस टाइम। ये थी हमारी डॉक्टर राजन के साथ बातचीत। आपने देखा, अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपका कुछ ओपिनियन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी देखते रहिए द ललन टॉप।